नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सोनू भारती और आप देख रहे हैं प्राइम भारत न्यूज़। प्राइम भारत में आज विशेष शख्सियत कार्यक्रम के तहत हमारे साथ में रमेश तूफानी जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर और बहुवृद्ध नेता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ में मैं यूँ कहूँ भारत में वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज हम उनसे राजनीतिक के साथ साथ में कुछ उनके जीवन से जुड़े हुए पहलुओं पे और किस तरीके से राजनीति में वो आए, क्या कुछ किया, कुछ जो अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, कल्याण सिंह जी हैं, तमाम सारे नेता हैं, लालजी टंडन जी हैं, सबसे जुड़ाव रहा है, उन सभी विषयों पर बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है प्राइम भारत पे। मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरीके से सर आपने राजनीतिक शुरुआत करी और आज इतनी उम्र में भी आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। मैं मैं संघ के सानिध्य में, संघ परिवार के सानिध्य में आया। जी। वो बाल काल से ही हम्म, संघ के स्वयंसेवक के रूप में हमने संघ की शाखाओं में जा कर के वहाँ से अपने प्रारंभिक जीवन अपना प्रारंभ किया। और वहाँ से जो मेरे मन के अंदर जो एक प्रेरणा जागी राष्ट्रवाद की, और जो उन संघ के क्रियाकलाप थे वे मेरे मन मस्तिष्क पे इतना ज़बरदस्त गहरी छाप छोड़ा, मुझे लगा कि समाज और देश की सेवा करने के लिए इससे श्रेष्ठ संगठन और कोई नहीं। चरित्र निर्माण के साथ राष्ट्र सेवा का भाव मन में उत्पन्न हुआ। तभी से मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हुए थोड़ा सा और बड़ा हुआ, और फिर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ही शाखा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रह कर के नौजवानों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में लगातार काम करता रहा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए मैं कई बार यहाँ बहुत ही प्रतिष्ठित लखनऊ पीजी नेशनल पीजी कॉलेज है, मैं वहाँ छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया और लगातार 2 बार छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। तीसरी बार लोगों ने मुझे निर्विरोध चुना। उस दिन से हमने कहा कि बहुत सम्मान मिल गया, और मैंने छात्र संघ के चुनाव की राजनीति से अपने को अलग कर लिया। मैं 2 वर्ष यहाँ पर लखनऊ में एक परंपरा थी, सभी महाविद्यालयों को मिला कर के एक लखनऊ छात्र महासंघ का गठन होता था। मैं 1 वर्ष चुना गया। दूसरे वर्ष पूरे लखनऊ के नौजवानों ने मुझे निर्विरोध, मेरे प्रति विश्वास जताते हुए निर्विरोध मुझे छात्र लखनऊ महासंघ का अध्यक्ष चुना। उसके पश्चात मैंने उससे हट करके फिर लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस और यहाँ के जितने महाविद्यालय हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए छात्र संघ के चुनाव में छात्रों को अधिक से अधिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जोड़ने के लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित करके काम करते हुए आगे बढ़ता गया। तत्पश्चात फिर राजनीतिक उसमें मैं भारतीय जनसंघ, हमारी लखनऊ पूर्वी विधानसभा जो आज मध्य विधानसभा कहलाती, यहाँ लखनऊ के बड़े मूर्धन्य और बहुत ही प्रतिष्ठित धनाढ्य परिवारों में जिनका नाम कालंत्री जी थे, उनके सानिध्य में आने के पश्चात फिर मुझे लगा कि इस क्षेत्र में और उनके सानिध्य में आने के कारण मैं भारतीय जनसंघ के लिए काम करते हुए, और 1980 में 77 में जब जनता पार्टी बनी, 75 में देश में आपातकाल लगा, और उस आपातकाल के दौरान हमें भी भूमिगत रह कर के संघ और पार्टी का काम करते रहे। और उसके पश्चात 77 में पुनः जब जनता पार्टी बनी, उस समय जनता पार्टी में हम यूथ विंग में काम करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में, आज वर्तमान हमारे इस लखनऊ के रक्षा मंत्री, इनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही गोंडा के
बहुत ही ओजस्वी नेता सत्यदेव सिंह वे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। उस समय के तत्कालीन जो युवा जी लोग थे, जो आज पार्टी के बहुत मुख्य धारा से जुड़ करके बड़े दायित्व पर रहे, उन सभी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। और भारतीय जनता युवा मोर्चे के काम करने के साथ साथ माननीय सन 80 में जब भारतीय जनता पार्टी का हमारा उनसे वैचारिक मतभेद के कारण दोहरी सदस्यता के विषय को लेकर के जनता पार्टी से मतभेद हुआ, और मैंने भारतीय पार्टी ने निर्णय किया कि हम दोहरी सदस्यता का परित्याग राष्ट्रवाद के लिए, हमारे लिए सत्ता प्रमुख नहीं है, हमारे लिए सेवा प्रमुख है। और इन्हीं सब, और उन्होंने कहा जो हमारे मातृ संगठन है संघ परिवार से हम संबंध नहीं तोड़ सकते, हम सत्ता छोड़ सकते हैं, लेकिन संघ परिवार से हमारे नेतृत्व ने संघ परिवार को प्राथमिकता दी और राजनीति से जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। सन 1980 में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। मैं भाग्यशाली हूँ कि जिस प्रथम अधिवेशन में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय तत्कालीन जो 5 लोग उस प्रथम भारतीय जनता पार्टी का ध्वज बॉम्बे की धरती पर फहराया गया था, वहाँ पर श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और राम नाईक उस समय महाराष्ट्र के हमारे नेता थे, और वह और जगन्नाथ राव जोशी जी हमारे बहुत ही बड़े नेता थे। उनके सानिध्य में उनके नेतृत्व में मैं भी अटल बिहारी वाजपेयी के पास जो प्रथम ध्वज फहराया गया उस प्रांगण में उस समय मौजूद था। और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय अपना चुनाव निशान दीपक को समाप्त जब किया और बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमने नए दल का गठन किया, उस समय कमल का चुनाव निशान हमने अंगीकृत किया। 5 पंखुड़ियों का वो कमल का निशान हमारी 5 निष्ठाओं को प्रदर्शित करते हुए सारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई शुरुआत की और सैन्य करके हमारी पार्टी प्रथम उसमें, जब हमारे पूरे देश में 2 सांसद थे, तमाम सारे विपक्षी दल हमारी इस जो है उस पर हम पर व्यंग करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लगातार परिश्रम से, लगातार संघर्ष से हम कई चुनाव हारे जीते ये क्रम चलता रहा। और आज भारतीय जनता पार्टी का ये वृक्ष विश्व के सर्वाधिक बड़े राजनीतिक दल के रूप में आज देश में स्थापित हुई है, जिनके नेतृत्व में श्रद्धेय अपने नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश जो एक देश का सबसे बड़ा सूबा है, उस देश के मुखिया स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी और वर्तमान में योगी जी के साथ भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। और मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए, मुझे कुछ समय के लिए मैं प्रचारक की भूमिका में जा रहा था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं प्रचार की भूमिका अधिक समय तक न निर्वहन करते हुए हमने संकल्प लिया कि राष्ट्र की सेवा करने के लिए सर्वप्रथम हमने अपने परिवार का परित्याग कर और समाज की सेवा में लगातार काम करते रहे। हमें इसी बीच हमने जब बीकॉम किया था, हमारी सरकार की नौकरी मिली, हमने उसको भी छोड़ करके हमने रास्ता सेवा का मार्ग चुना। और भारतीय जनता पार्टी में जो समर्पित और निष्ठावान लोगों का चरित्र था, ऐसे बड़े मूर्धन्य लोग जो जिस समय इस भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो गंगा भगत सिंह जी हों, चाहे हमारे हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हों, सूर्य प्रताप शाही के चाचा रविंद्र किशोर शाही, माधव प्रसाद त्रिपाठी, नानाजी देशमुख जैसे श्रेष्ठ तपस्वियों के साथ रह करके हमने संगठन को बड़े करीब से देखा है। तभी से हमारे मन के अंदर भाव आया कि समाज की सेवा करने के लिए ये सब नौकरी चाकरी और बाकी धन दौलत ऐश ये सब व्यर्थ है। और तब से निरंतर इस यात्रा में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पार्टी ने हमें यहाँ लखनऊ में, जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, तब मैं लखनऊ महानगर का महामंत्री एक लंबे काल तक सर्वाधिक
महामंत्री के रूप में हमने काम किया। हम युवा मोर्चे के प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में, हमारे उस समय प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी युवा मोर्चे के थे, इनके साथ डॉक्टर महेंद्र नाथ सिंह जी, शिव प्रताप शुक्ला, पचौरी जी जैसे जो आज बड़े पदों पर पार्टी में गवर्नर और राज्यसभा सदस्य और तमाम सारे पदों पे हैं, इन सभी नौजवानों के साथ उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चे का काम किया। हमने अनुसूचित समाज के अंदर श्रीमान बंगारू लक्ष्मण जी, तत्कालीन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इनके साथ रमापति शास्त्री जी, इन सब के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में अनुसूचित मोर्चे में भी हमने बहुत समय तक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। प्रदेश में अनुसूचित मोर्चे के महामंत्री के नाते उत्तरदायित्व, और पूरे देश में तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के आयोजन रहे जिसमें लगातार बिना रुके, बिना उसके इस यात्रा में बिना विश्राम के हमारा जीवन है। और ईश्वर से मेरी अपनी इच्छा है कि जब तक ये जीवन है भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए ये जीवन अपना शेष व्यतीत करूं और समाज को कुछ दे सकूं। इस उद्देश्य से हमने घर परिवार सब त्याग करके आज समाज की सेवा के लिए हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देश प्रदेश में जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी जाती है उनका पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ काम करके भारतीय जनता पार्टी का जन समाज में कैसे भारतीय जनता पार्टी के संदेश को, भारतीय जनता पार्टी के मिशन को लोगों तक पहुंचा सकें, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। जी, अभी आपने जो पूरी बात बताई तो आपने अपने जब जीवन का प्रारंभ किया राजनीतिक जीवन का, तो आप बहुत ही यंग रहे होंगे और एक बहुत लंबा समय अपने जीवन का आपने भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और जो भी इनकी इकाइयाँ उनमें काम किया। तब में और अब में संगठन में काम करने में और जो युवा आज के कर रहे हैं, आप कुछ बदलाव देखते हैं या नए समय के साथ में उनमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? आप जो नए लोग हैं उनको कुछ कहना चाहते हो? देखिए, समय की आवश्यकता, परिवर्तन एक ऐसी धुरी है जो समय के साथ अगर आप परिवर्तन के मार्ग को नहीं चुनते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाला अब आज का जो है उस समय अगर हमारे पुराने नेता आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और जिन लोगों ने इस पार्टी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस एकात्म मानववाद के दर्शन को लेकर के इस पार्टी की स्थापना की, लगातार काम करते रहे, अगर उन्होंने युवा वर्ग को हम नए और पुराने का सामंजस्य बना रहे और हर दौर के साथ में हमें उस दौर की आवश्यकताओं के अनुसार संगठन को चलाने के लिए अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम पीछे रहेंगे। उस समय हमारे नेताओं ने आगे कैसे भारतीय जनता पार्टी की ये गाड़ी चले, इसलिए उस समय तत्कालीन अरुण जेटली जी, अपने राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी, मोदी जी और उस समय तमाम सारे प्रमोद महाजन जैसे लोगों को, सुषमा स्वराज जैसे लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और देश का नेतृत्व आपने देखा कि ये नौजवान ही आगे समय में कितने अच्छी तरीके से जब उन्हें देश को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी, जो वो युवा थे जिन्हें हमारे लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, उन्होंने सिद्ध किया। उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुभव के साथ इन युवा ने जो देश के अंदर अपनी एक राजनीतिक सामाजिक सेवाओं की छाप छोड़ी, उसका अन्य किसी राजनीतिक दल के अंदर कोई ऐसा उदाहरण आपको किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे लेकर के और युवाओं से ही इस भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ, ईमानदारी, पारदर्शी चरित्र के साथ राजनीति करने की पाठशाला के रूप में हम नित्य नए नौजवानों को इस संगठन के काम में प्रेरित करके उन्हें लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो एक क्वेश्चन और इसमें निकल के आता है, ये आपने पूरी जीवन अपना भारतीय जनता पार्टी को दिया और यहाँ तक कि अपनी फैमिली और अपने जो सुख सुविधा का भी ध्यान नहीं रखा
तो बहुत सारे लोग चूँकि जो एससी ओबीसी के जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में इन वर्गों को लोगों को वो महत्व स्थान नहीं मिलता है। तो चूँकि आपने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी की सेवा में समर्पित कर दिया है, तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि क्या ये बात मिथक जो है ये सत्य है, या इसमें कुछ आपने अपने जीवन में कोई अभी तक के जो एक्सपीरियंस देखे उनको बताएं? देखिए, हमारे यहाँ जो एससी समाज के लिए कांग्रेस ने, आज देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं वे कांग्रेस, कभी ना कभी उनका कांग्रेस से संबंध रहा और कांग्रेस का एक ही फंडा रहा कि समाज को विभाजित करो, समाज को तोड़ो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विभाजन करके अपनी सत्ता को बनाए रखना और उसी दुष्चक्र में कुछ को प्रलोभन दे करके और तमाम सारा दुष्प्रचार देश में किया जाता है। हो सकता है कि हमारे यहाँ जो पार्टी में लोग कहते हैं दलितों का, आज कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी। उस समय आज़ादी के बाद सबसे बड़े दलित नेता के रूप में बाबू जगजीवन राम जी थे, जो देश का अनुसूचित वर्ग है आंखें बंद करके कांग्रेस को हमेशा वोट देता था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। हमें याद है कि देश की आज़ादी के बाद ये एक सरकार बनी थी, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मंत्री थे, लेकिन ऐसे जो विभाजनकारी उनका दृष्टिकोण था उससे सहमत नहीं थे। असहमति जताई और मजबूर होकर के उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना इस्तीफा दे करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। कांग्रेस ने पूरा जोर लगा करके उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करके उनको हराने का प्रयत्न किया। लेकिन आज जो लोग कहते हैं वो केवल उनको ये भय है कि अगर वास्तविकता, सच्चाई अनुसूचित वर्ग के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग जिस दिन इस सच्चाई को समझ जाएंगे, उस दिन कांग्रेस इस देश से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं। आज भी कांग्रेस के लोग झूठा प्रचार करते हैं। अभी इससे पहले लोगों ने कहा कि साहब दलितों का, ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, लेकिन वो मिथ्या साबित हुआ। जो मूल संविधान में बाबा साहब ने जो व्यवस्थाएं की हैं उससे किसी भी पीड़ित, शोषित, वंचित समाज का कोई हित नहीं होने वाला। तो ये दुष्प्रचार कांग्रेस के लोग हमेशा करते रहे। और जहाँ तक हमने जब से पार्टी में सेवा किया है, मैं देखता हूँ जो संघ के संस्कार हैं वहाँ पर तो व्यक्ति से जात का तो कोई मतलब ही नहीं। संघ का स्वयंसेवक बरसों साथ रहता, साथ उठता बैठता है, आप समझ नहीं पाएंगे कौन किस बिरादरी का है। क्योंकि जैसे मेरा नाम रमेश है तो मेरा रमेश जी करके लोग संबोधन करते हैं, यानी हमारा सरनेम वहाँ उपयोग नहीं होता। और संघ से ये जो प्रेरणा लेकर के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, इसलिए ये धीरे धीरे समाज के लोग बढ़ रहे हैं। अभी इससे पहले हमारे संघ प्रिय गौतम, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में काम किया, एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा से और तमाम सारे केंद्र में मंत्री भी रहे, अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे। हमारे बीपी मौर्य उस समय दलितों के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। वो चिंतक थे, समाज सुधारक थे। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी ने अगर दलितों की विरोधी होती तो रामनाथ
कोविंद जी, जिनके साथ मैंने भी बहुत लंबे समय तक काम किया, पार्टी आज उन्हें देश का राष्ट्रपति न बनाती। जी। मुर्मू जी, जो आज देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। अगर पार्टी के अंदर इस प्रकार का दृष्टिकोण होता तो शायद कांग्रेस ने आज तक कभी देश में इतने बड़े पदों पे किसी को भेजने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करता है। हमारे यहाँ जो व्यक्ति योग्य है, काबिल है, उसको उचित स्थान पर बिना कहे उस जगह पर भेजने का काम करती है। और इसीलिए मैं नहीं कह सकता कि वर्तमान और इस समय कोई भी कार्यकर्ता, आज हमारे पूरे देश में सर्वाधिक अनुसूचित वर्ग के सीटों से जीत के आने वालों की संख्या, विधायकों में भी पूरे देश में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी से अनुसूचित वर्ग जीत कर आए। सबसे ज़्यादा राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित वर्ग को भेजा। सबसे ज़्यादा विधान परिषद सदस्य की सूची में अनुसूचित वर्ग को भारतीय जनता पार्टी में जाना। तो ये केवल एक दुष्प्रचार है जी। कि ये केवल एक दुष्प्रचार है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की विरोधी है, क्योंकि जो लोग दलित को गुमराह करके उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे, उनकी दुकानें कहीं खिसक ना जाएं, इसलिए समय समय पर इस प्रकार का दुष्प्रचार करती है। भारतीय जनता पार्टी सदैव अच्छे और योग्य कार्यकर्ता का जब कभी अवसर आता है, वो बिना किसी जात पात के भेदभाव के अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती। और भारतीय जनता पार्टी ने अनेक ऐसे तमाम सारे कार्यकर्ता देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में डेवलप किया है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे अनुसूचित वर्ग के लोग हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, उन्हें आगे बढ़ने का जितना बड़ा अवसर भारतीय जनता पार्टी में लोगों को दिया जाता, मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल में इतनी बड़ी भागीदारी किसी को मिलती हो। जी। तो इससे जो बात आपने कही, इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी और अब की भारतीय जनता पार्टी, उसमें काम करने का थोड़ा समय के हिसाब से बदलाव आया है। आपने भी पूरा अपना समय लगा दिया भारतीय जनता पार्टी की सेवा में। अटल जी के साथ में भी आपका जुड़ाव रहा, नज़दीकियाँ रहीं। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बात आप बताना चाहें अटल जी के बारे में जो आपसे जुड़ा हुआ हो, बताएं हमें। नहीं, देखिए, अटल जी तो बहुत ही सहृदयी व्यक्ति रहे और बड़े दूरदर्शी। अटल जी ने, जब हम 24 से राजनीतिक दलों को मिला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे थे, हमारा बहुमत नहीं था, विभिन्न विचारधाराओं के लोग हमारे साथ जुड़े थे, उस समय भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता ना करते हुए, पूरे विश्व के दबाव के आगे ना झुक करके देश सुरक्षित हो, देश संपन्न हो, इस निमित्त पोखरण विस्फोट किया। सारी दुनिया ने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया। इसके पश्चात भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति ने देश को आर्थिक सारी चीज़ों से उबार करके और जो ग्रोथ दी, वो एक अपने आप में एक मिसाल है। मजबूर हो करके दुनिया के तमाम देशों को आर्थिक प्रतिबंध भारत से हटाना पड़ा। माननीय अटल जी ने जो आज जिस सपने को मोदी जी साकार कर रहे हैं, कांग्रेस ने जब कभी चुनाव आया, नारा दिया गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ, कांग्रेस लाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया। देश में न तो गरीबी हटी, कांग्रेस सत्ता में जरूर आई। बोले भाले लोगों को लगा कि शायद हमारी गरीबी हट जाएगी, कांग्रेस को वोट दिया जी। और हमारी गरीबी तो हटी नहीं, बल्कि अगर देश के आंकड़े देखें तो देश में बड़े पूंजीपतियों की संख्या बढ़ी और गरीब जो है और गरीब होता चला गया। फिर चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया रोटी कपड़ा और मकान। लोगों को, गरीब लोगों को लगा कि शायद ये सरकार आएगी, हमें रोटी कपड़ा और मकान की हमारी व्यवस्था होगी, हम बेहतर जीवन जी सकेंगे। लेकिन वो भी नारा मिथ्या गया। हमारी पार्टी ने, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने
जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करना, अंत्योदय की जो कल्पना की थी कि जो सबसे अंतिम श्रेणी में है उस व्यक्ति के जीवन को कैसे सुधारा जाए, उस एकात्म मानववाद के उस महामनीषी के दर्शन पर पूरी भारतीय जनता पार्टी काम करते हुए आगे बढ़ रही। आज मैं कह सकता हूँ कि गरीबों के लिए सही मानों में अटल जी ने जो दृष्टिकोण, आपको याद होगा, अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री हाईवे की जो योजना थी, चतुर्भुज योजना के माध्यम से, उसी योजना को जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, उसमें आज उस योजना से गांव शहर की सारी दूरियां खत्म हुई। गांव से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आज अधिकांश गांव के मार्ग पक्के हो गए, जो पक्की पगडंडियों से किसानों को लाना पड़ता था, अपनी कृषि का उत्पादन नहीं करते थे। वो सारी चीज़ों का अगर किसी ने, और आज उसी रास्ते पर आदरणीय देश की वर्तमान सरकार योगी जी की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस योजना को और तीव्र गति से देश के विकास के लिए उन सारी योजनाओं को चलाया जा रहा। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय गरीबों के लिए अन्नपूर्णा योजना चलाई थी। वो अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में अनाज और चावल देने की योजना थी। आज उस योजना को व्यापक रूप से इस कोरोना काल की महामारी के काल में, जब गरीबों के सामने कोई रास्ता नहीं था, जीवन बिल्कुल असहाय शून्य हो गया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने उसी दर्शन पर काम करते हुए अंत्योदय योजना के उस पर आज हम खाद्य सुरक्षा के माध्यम से प्रत्येक गरीब व्यक्ति को आज कई वर्षों से खाद्य उपलब्ध करा रहे हैं। हमने हमारे नेताओं ने जो सपना देखा था प्रधानमंत्री आवास योजना, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, उसे व्यापक रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन लाल किले पर शपथ लेकर कहा था कि यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। केवल कहा ही नहीं था, आज गरीबों के लिए आज हर शहर में, हर गांव में आप जाएंगे, सर्वे करेंगे तो जो छतहीन, आवासहीन जो गरीब व्यक्ति थे, आज उनके मकानों पे पक्के मकान मिल गए, उन्हें मुफ्त में बिजली का कनेक्शन हो गया, पानी का घर घर नल योजना के तहत हम पानी देने का काम कर रहे हैं। इन 60 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ बदहाली, न लोगों को शिक्षा दी, न रोजगार दिया। हमारा तो फंडा था, गांव गरीब किसान, झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, दलितों का उत्थान और नारी का सम्मान। ये हमारी जो मूल विचारधारा थी, आज पूरे देश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, हमारे प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री इसी पैटर्न पे किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से, नारियों को सशक्तिकरण के माध्यम से, नौजवानों को रोजगार देने के लिए कौशल विकास योजना के माध्यम से अनेक ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं कि रोजगार के अवसर भी दिए जा रहे हैं नौजवानों को। किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से पैसा दिया जा रहा, दलितों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही, महिलाओं के लिए रोजगार, पूरा सभी क्षेत्रों के अंदर महिलाओं की समान भागीदारी दे करके हम भारतीय जनता पार्टी नारी का सम्मान कर रहे हैं। नारी को सशक्तिकरण के लिए सुकन्या योजना के माध्यम से बालिकाएं पढ़ें और देश में अपना योगदान बराबर का दें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार उसके परिणाम आ रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है, इससे भयभीत होकर राजनीतिक दल कोई ना कोई नया सुगुफा छोड़ करके समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज के जो अभी आपने एक सवाल किया था कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी में और आज में परिवर्तन इसलिए है कि आज संचार युग है। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने संचार क्रांति लाई थी, आज उसी संचार क्रांति का फल है कि आज इस संचार युग में नौजवान जिस तरह से देश की सच्चाई को समझ रहा और
तमाम सारे भ्रष्टाचार के जो रास्ते थे, इस संचार क्रांति में उन पर अंकुश लगाया गया। पारदर्शी तरीके से घर बैठे हुए सुविधाजनक तरीके से बहुत सी सुविधाओं का लाभ। पहले हमें एक साधारण सा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए महीनों 6 महीने लेखपाल और तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे, पैसा देना पड़ता था, फिर भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज किसी को भी तहसील जाने की ज़रूरत नहीं। आज आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, आप अपना बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का लेन देन जब किया जाता है तो वह सारी चीज़ें आज डिजिटलाइजेशन के युग में घर से बैठ के आसानी से, पहले व्यापारी जाता था, रुपया गठरी में लेकर जाता था, लूट लिया जाता था, कत्ल हो जाता था, मार दिया जाता था। लेकिन आज के इस संचार युग में जो संचार क्रांति श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश में लाए थे, उसे व्यापक रूप से अंजाम देने का काम श्रद्धेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मुक्त, हम वो कह रहे हैं, हमने भ्रष्टाचार और भय मुक्त समाज की जो कल्पना की थी, चाहे वे स्वर्गीय कल्याण सिंह हो और चाहे वर्तमान इस प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने हो, उस भय मुक्त समाज की रचना के लिए अपराधी, गुंडे, माफिया, बदमाशों को जिस प्रकार से नस्ते मुक्त करके देश की जनता को अमन और चैन का अवसर प्रदान किया, आज हमारी माताएं बहनें घर से निश्चिंत होकर के बाज़ारों के अंदर रात बिरात देर रात में बाज़ार में आज कहीं छिनौती की घटना नहीं हो रही, कहीं किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा, बलात्कार नहीं हो रहा। ये स्पष्ट संदेश है कि हम भय मुक्त समाज की रचना करके इस देश के अंदर रामराज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें सबको न्याय मिले, सबको सुख मिले, सब अपना जीवन निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ें और देश तरक्की करे। इसलिए हम रामराज के रास्ते पर गरीबों का कल्याण करके रामराज इस देश में लाना चाहते हैं। जी, एक मुद्दा इस समय और भी चल रहा है, काफ़ी उस पर चर्चा हो रही है। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल लाया गया, पास हो गया, आज राज्यसभा में है। इस पे मुस्लिम जो नेता हैं, जो संगठन हैं, उनका लगातार तीखा विरोध भी हो रहा है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो उनकी मज़ारें हैं या जो उनके धर्म स्थल हैं, उसको सरकार अपने कब्जे में ले लेगी और जो उनके संग अन्याय होगा और उनके धर्म स्थलों पर जो है क्या कहते हैं, तरह तरह के जो है अवैध कब्जे करा दिए जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो बिल आया है ये बहुत ही अच्छा बिल है। जिन गरीब मुस्लिम परिवारों का हक छीना जाता था, उन्हें सही मानों में न्याय दिलाने के लिए ये वक्फ बिल मील का पत्थर है। आज क्या स्थिति, फिर हमने कहा कि कुछ लोग देश में अशांति फैले, देश में किसी भी प्रकार से फसाद हो, लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल करना चाहते, उनका ये षड्यंत्र है, सामान्य व्यक्ति का नहीं। आपने इससे पहले देखा बड़े पैमाने पर अभी भोले भाले गरीब लोग हैं। आज जो मुसलमानों की स्थिति है, जो इस देश में मुसलमानों की स्थिति है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा गया है, सामाजिक कुछ नहीं। बहुत से ऐसे परिवार, आप शहरों में नहीं देहातों में जाएं, पूरा जीवन एक तहमद एक बनियान में कट जाता है, खाने का ठिकाना नहीं, छोटी छोटी मजदूरी करके अपने जीवन को आते। कांग्रेस ने क्या कभी इन 60 वर्षों में, या जो लोग आज इनकी हितैषी होने की बात करते हैं, क्या कोई ऐसी इन समाज के लिए कोई जन कल्याणकारी योजना चलाए? ऐसे एनआरसी के लिए देश भर में बड़ा हल्ला मचाया गया। सोचा कि देश भर में सब आपको नागरिकता छीन ली जाएगी, आपका घर छीन लिया जाएगा, आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा, आपको इस देश से भगा दिया जाएगा, आपका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपका नौकरी का अधिकार, नाना प्रकार से भ्रम पैदा करके एक देश में तूफान खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के समझ में आया कि मिथ्या प्रचार है, अब NCR लागू हो गया, अध्यादेश कानून बना, लागू हो गया। आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी कोई एक अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति आया ये कहने कि साहब आज हमारी नागरिकता छीन ली गई, आज हमारा घर इस कानून के तहत
ले लिया गया। क्या आज हमको नोटिस आई है कि आज इस शहर को छोड़ कर चले जाओ? आप हमें बताइए, ये भ्रम नहीं तो और क्या। ऐसे ही 3 तलाक के विषय में आप सोचिए, उन महिलाओं को, उन परिवारों को, एक बेटी अगर जब तक उसकी शादी नहीं हुई, माँ बाप के, भाई बहन के घर पे चाहे जीवन जिस तरह व्यतीत कर ले, अब बेटी जब अपने पति को छोड़ करके घर आती है, उसका जीवन कितना कठिन है। ये कहाँ का मानवीय स्वरूप है कि जब मन चाहा, हमारा मन भर गया, हमने कह दिया 3 तलाक, व्यक्ति को छोड़ दिया। आखिर उस गरीब के बच्चे, उनसे जो बच्चे पैदा हुए हैं, उस महिला का जीवन यापन कैसे होगा? उसको संरक्षण कौन देगा? आज मोदी जी ने 3 तलाक का विषय करके उन महिलाओं की पीड़ा को समझा है, और पीड़ा समझने के बाद 3 तलाक का कानून लाए। उस पर भी बड़ा बवाल लोगों ने मचाया। 3 तलाक कानून के कारण आज महिलाओं के अंदर जो तलाक तलाक कह के लोगों को घर से छुट्टी कर देते थे, आज देश में ऐसे चीज़ों की कमी आ गई। महिलाएं आज खुश हैं, आज अपने परिवार में अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो ये जो लोग जात और धर्म के, मजहब के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, इनका केवल प्रचार करके, लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां चलाने के अलावा कुछ नहीं है। अभी ये जो बिल आया, अभी मैं एक उदाहरण के तौर पर, इस बिल में कोई भी व्यक्ति जिसका कोई वारिस नहीं है, अपनी संपत्ति वक्फ को इसलिए दे देता है कि यतीम बच्चों के काम आए, विधवाओं के काम आए, ज़रूरतमंद लोगों को इससे जो है वो, जो उसका ट्रस्टी हो, जो वक्फ बोर्ड है, उसको ईमानदारी से उनकी सेवा करे और उनको उनका हक दे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड के अंदर जो चंद लोग हैं, आज बड़ी बड़ी शहर के अंदर क्रीम प्रॉपर्टियों को आज हत्या करके बड़े बड़े बिल्डरों और बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए, क्या वो गरीब जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, जो अपनी संपत्ति को वक्फ कर गया, उसके लिए? यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। लखनऊ में मुमताज़ इंटर कॉलेज, अमीनाबाद जैसे पास इलाके में, वहाँ इंटर कॉलेज था, एक यतीम खाना था। यही ठेकेदार लोग, कुछ लोगों ने तो ये सोच करके उस कॉलेज की स्थापना की थी कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे उसमें पढ़ेंगे, तालीम लेंगे और उनका जीवन आगे खुशहाल होगा। और वो बड़ा घना इलाका है, जहाँ आगे पीछे सब मुस्लिम, चाहे मौलवीगंज हो, चाहे बसीरतगंज हो, चाहे कसाईबाड़ा हो और चाहे मसागंज हो, ये सब इलाके मुस्लिम बहुल और गरीब मुसलमान जहाँ बहुत संख्या में रहते हैं, उनके लिए एक विद्यालय था। आज उस विद्यालय को प्रबंधकों ने कौड़ियों के भाव बेच दिया। मैं समझता हूँ कि वहाँ एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ज़मीन तो स्कूल की थी, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन गया। इससे बताइए उन बच्चों को जो वहाँ शिक्षा पाते थे उनको क्या मिला, और वक्त के खजाने में कितना पैसा गया। आज हम आप तो पत्रकारिता के लाइन, आज क्या आप समझते हैं कि अमीनाबाद जैसी इलाके में एक दुकान 50 लाख से करोड़ों की कीमत नहीं रखती? आप जाकर उठा के देख लीजिए, जांच करा लीजिए, वहाँ खाते में जमा होगा चंद पैसा, किराए के रूप में 200 से 250 रुपया, जहाँ 50-50 हज़ार 1-1 लाख में महीने की दुकानें उठती, वहाँ पर स्कूल समाप्त करके ये कौन लोग हैं? कोई बाकी लोग तो नहीं, इसी को चलाने वाले लोग हैं। आप बताइए, वो मुमताज़ कॉलेज इंटर से डिग्री हो गया था, ठीक है, आप उसको आपने समाप्त कर दिया। आप बगल में जाइए निशातगंज जैसा इलाका, अल्पसंख्यक महिलाओं के बच्चियों के लिए मुमताज़ डिग्री का इंटर कॉलेज था, और डिग्री है PGI। ज़मीन तो बड़ी नहीं मुमताज़ डिग्री कॉलेज की, आधे कॉलेज में की ज़मीन पर मुमताज़ कॉम्प्लेक्स करामत मार्केट बन गया। करामत स्कूल है, उसके एक पोर्शन को निशानी करामत मार्केट बन गया। आप पूछिए
बच्चे तो बढ़ गए, आबादी बढ़ गई, स्कूल की ज़मीन को तो आपने कमर्शियल कर दिया, उससे कितना पैसा आया और कितना खाते में जमा है ये अगर जांच कर लें तो पता लग जाएगा। इस्लामिया कॉलेज है, पहले इंटर कॉलेज था, आज पीजी कॉलेज हो गया, जहाँ बच्चों के क्लासरूम थे, क्लासरूम ख़त्म करके बाहर दुकानें खोल दी। कहाँ आमदनी बढ़ेगी, क्या आमदनी बढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इन सब चीज़ों की जांच हो जाए तो इसके पीछे तमाम सारे पुराने लखनऊ में वक्फ की संपत्तियों पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही, क्या वक्फ करने वाले ने अपने इसी के लिए अपनी ज़मीन और अपनी संपत्ति वक्फ को दी थी? उसने तो सोचा था जो हमारे जैसे ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उनको ये हक मिलेगा, उनका हक छीना जा रहा है। इस को रोकने के लिए ये विधेयक आया है कि जो लोग वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, कम से कम ये वक्फ करने वाले और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उसकी संपत्ति, उसका जो केयर टेकर है, जो आज अपने को मालिक समझता है, जो उसकी आमदनी से ऐश व आराम करता है, उसकी आमदनी छिन जाएगी। आज ये सारा झगड़ा उन्हीं लोगों का है, किसी गरीब का नहीं। इससे बल्कि गरीबों का हक जो है उनको मिलेगा। इसलिए ये वक्फ बोर्ड आज की ज़रूरत है। और जैसे एनआरसी के लिए लोगों की समझ में आया, ऐसे ही आम मुसलमानों को जो ये डराया जा रहा है कि तुम्हारी मस्जिद गिरा दी जाएगी, तुम्हारा कब्रिस्तान गिरा दिया जाएगा, ये बिल्कुल मिथ्या है। पार्लियामेंट के अंदर कल अमित शाह जी ने इस चीज़ को बड़े स्पष्ट तरीके से नकारा है कि ये ऐसा कुछ बिल में नहीं है कि जो है अगर कहीं किसी की कोई चीज़ है तो आप कोर्ट के न्यायालय के दरवाजे पर जा सकते हैं। जो नया प्रावधान है, पहले जिस वक्त ने जिसको कहा कि साहब हमारी है, कागज़ ना पत्थर, जो कहें वही सही है वाली नीति पे जो वो कह दें वो सही है। अब आपके पास अगर वक्फ से आई है, आपको बताना पड़ेगा ये कि वक्फ से आपको किसने दिया है। आज सबसे बड़ा भय जो है, जो इससे जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, चंद लोगों का भय है, और वो आम मुसलमानों को बरगला रहे हैं कि आपके साथ कब्रिस्तान न अभी आज तक देश की आज़ादी से ना हिंदू ना मुसलमान का कोई कब्रिस्तान, कोई मस्जिद, कोई ऐसी चीज़ नहीं हटाई गई है। अभी आप चले जाइए, यहाँ काला पहाड़ है राजाजीपुरम साइड में, बहुत सी ऐसे विवाद अभी पड़े हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि साहब ये तो वो कब्रिस्तान की ज़मीन थी, इसको बेचा कैसे जा रहा, जाइए ज़रा पता कीजिए, आप तो लखनऊ के। तो इन सब चीज़ों की जो संपत्ति की बंदरबाट है, उनको रोक करके सही मानों में अल्पसंख्यक गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाने का काम इस संशोधन बिल में आया है। और मुझे लगता है अल्पसंख्यक समाज के लोग इस चीज़ को समझेंगे और इनके बहकाव में नहीं आएंगे। आने वाले समय में यह जो हमने किसी का भेदभाव नहीं, इसीलिए हमारा नारा है, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी में एकात्म मानववाद के दर्शन में भी समाज के अंतिम व्यक्ति, उन्होंने ये नहीं कहा था कि समाज का कोई हिंदू मुसलमान ब्राह्मण ठाकुर और एससी, उन्होंने कहा समाज में अंतिम बैठे हुए की बात। वही बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो जब हम सबको साथ लेकर के सबके विकास की कल्पना के आधार पर हम सब काम कर रहे हैं, तो हमें तो चिंता करना है अगर अल्पसंख्यक के साथ कहीं उनके हकों को छीना जा रहा, उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा, तो उसकी रक्षा करना भी हमारा काम है। हम केवल जो लोग प्रचार करते हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म के प्रति हमारी निष्ठा है, हम अपने धर्म का पालन करते हुए, और धर्म हमेशा सही मार्ग दिखाता है। धर्म में कहा गया कि अधर्म का विरोध करो, यानी अधर्म का मार्ग अपनाने से पतन होता है। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के रास्ते पर चल करके बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबके विकास की अवधारणा के आधार पर हम समाज के हर व्यक्ति को अमन और चैन के साथ उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। इसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया
और इस बात का प्रमाण है अभी हमारी प्रधानमंत्री जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना हैं उसमें हमने किसी धर्म जात मजहब को देख कर के नहीं, जो उसका पात्र है हमने उसको उस योजना का लाभ दिया। आज इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनमानस का विश्वास बढ़ता जा रहा। ये जितना प्रचार करते हैं आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतने प्रचंड बहुमत से जनता चुन करके उन्हें बनाने का काम करती है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे निष्पक्षता के साथ राष्ट्र के हित में, समाज के हित में काम कर रही है। जी, एक अंतिम सवाल है ये कि आपने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगा दिया है, कभी आपको नहीं लगता है कि सांसद विधायक बने हम या इस जहाँ पर आप हैं हो इन सब चीज़ों में आपको संतुष्टि मिल जाती है, आपको इसी में जो है आनंद प्राप्त होता है? देखिए, मैं जब संघ का स्वयंसेवक बना उस समय कुछ ऐसे संस्कार, ऐसा वातावरण आया, वरना मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से, मेरी परिवार कोई बहुत धनाढ्य नहीं था, लेकिन समाज की सेवा का जो एक बीज अंकुरित हुआ मन के अंदर, और ये कोई हम एमएलए बन जाए तो बहुत अच्छी सेवा करेंगे ऐसा नहीं, सांसद बन जाए, विधान परिषद सदस्य बन जाए या किसी बड़े पद पर चले जाए, अगर यही करना होता तो मैं अपनी नौकरी का क्यों त्याग करता? नौकरी करते बढ़िया अपना घर परिवार। हमारे अनेक प्रचारक हित में अपने जीवन, अपना घर परिवार त्याग करके और आप करके समाज की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, वही आधारभूत बेस है जो आज भारतीय जनता पार्टी निष्कलंकित भाव से लगातार समाज की सेवा कर रही। हमारे मन में जो प्रेरणा आई थी तो बस जब वहाँ के संस्कार मन के अंदर हुए तो मुझे लगा कि ये सब मिथ्या है और एमएलए एमपी बनना निजी सुख का साधन जरूर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उस साधन से सबसे बड़ा सुख है जब आप दूसरों की सेवा करते हैं। दूसरों की सेवा करने के बाद जो आपको आत्मिक सुख मिलता है वो मुझे लगता है पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, संपन्नता से नहीं खरीदा जा सकता। अगर संपन्नता और उससे खरीदा जा सकता तो देश के बड़े बड़े लोग आज सारा सुख वैभव खरीद लेते। मैं एक उदाहरण के तौर पर जो मेरी समझ में आता है, अंबानी जी हैं, देश के बहुत बड़े व्यक्ति, पूरी दुनिया से जो चाहे इतना अर्थ है खरीद सकते हैं। आज उनके बेटे को लेकर के आप कोई उनसे पूछे कितना मन के अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा होती होगी, उस बच्चे पर कितना खर्च करते हैं। वो बच्चा इतना संसाधन, इतना रुपया, इतना सारी दुनिया के ऐश व आराम होने के बावजूद क्या सुख पा रहा वो बच्चा? शारीरिक जो उसकी रचना है, चाहे तो दुनिया के अच्छे से अच्छे चिकित्सक से सब चीज़ों को कर लेते, लेकिन सुख जो है व्यक्ति के आत्मिक काम से मिलता, धन से नहीं मिलता। मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही था। मुझे पार्टी ने बहुत बार अवसर हमसे कहा कि आप सांसद का चुनाव लड़ लो, विधायक का चुनाव लड़ ले। मैं इसीलिए कभी पार्टी को इसके लिए कभी नहीं मानता हूँ कि पार्टी ने मेरे साथ कोई अन्याय किया। ये मेरे निजी जीवन की इच्छा है कि मैं पार्टी का काम पूरे निष्ठा के साथ, और जब तक जीवन है मैं इसी निष्ठा के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे कोई लोभ लालच नहीं है और ना मुझे कोई पार्टी से इस विषय पर शिकायत है। जी, तो ये हमारे साथ में थे रमेश तूफानी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में अपना पूरा जीवन लगा दिया। जनसंघ से प्रारंभ हुए, संघ से प्रारंभ होकर आज भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रही है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में काम कर रही है। पूरा एक वो पुराना काल और आज का नवीनतम काल इन्होंने देखा है और अभी भी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि ये जो पद है इनसे उससे बहुत बड़ी शख्सियत है ये, लेकिन जो इनकी पहचान भी है। और उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता हो जो इनके बारे में ना जानता हो, ना परिचित हो। बहुत अच्छी और बहुत सरल तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।